आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत पाकुड़ से है। पाकुड़ में चाचा ने अपने नाबालिग भतीजी और भतीजे की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी ने दोनों के एक एक आंख भी निकाल लिए। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के माता पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। दरअसल शुक्रवार की शाम को लगभग 6 बजे दोनों बच्चों को उसके चाचा के साथ देखा गया था। वे उसे अपने घर ले जा रहे थे। दोनों जब रात में घर नहीं लौटे तब परिजनों को शंका हुई। जब खोजबीन की तब दोनों बच्चों का शव बरामद हुआ। पुलिस घटना को आपसी विवाद मान रही है, लेकिन हर एक एंगल से जांच हो रही है। इस केस का खुलासा के लिए एसडीपीओ महेशपुर में नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और टीम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम लोग दुमका से डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। अब जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, बच्चा का परिजन लोगों का कहना है कि उनका परिजन घोतिया लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था, तो उन लोगों पर अपना शक व्यक्त करते हुए एक एफआईआर रजिस्टर किया और हम लोगों को जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर हम 3 आदमी को अभी हिरासत में ले लिया है। इन लोगों से भी पूछताछ कर रहा है। तो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी के माता पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। ये नृशंस हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश बताई जा रही है और उसी के बिना पर ये इन छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है, नृशंस हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद दोनों के आंख और कान काट दिए गए हैं, आंख निकाल ली गई है। चाचा पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। चलिए, नंद किशोर मंडल हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर, क्या वाकई में इस तरह की नृशंस हत्या के पीछे जमीन विवाद या कुछ और? देखिए, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये आपसी जमीन विवाद का ये मामला है और ये जमीन विवाद के मामलों में ये बच्चों का आपसी रंजिश के कारण क्रूरता के साथ निर्मम हत्या कर दिया गया है। और ये आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है अभी? देखिए, फिलहाल 3 आरोपी की गिरफ्तार हो चुकी है और इनकी जो है गिरफ्तारी के लिए काफी छानबीन पुलिस कर रही है और काफी प्रयास भी कर रहे हैं। पुलिस हर पहलू पर, हर पर जांच कर रहा है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नंद किशोर। तो निर्मम हत्या कर दी गई है नाबालिग बच्चे की। वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर के चाचा ने ही अपने भतीजे और भतीजे की हत्या की है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गुरुवार को गैंगवार की घटना के बाद राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में अब मोरहाबादी मैदान में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल राजधानी के इस हाई सिक्योरिटी जोन में गोलीबारी की घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे थे। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए थे। प्रशासन की सख्ती के बाद मोरहाबादी मैदान से गुजरने वालों और स्थानीय लोगों की मिली जुली राय है। लोगों की माने तो दुकानों को बंद करने के बजाय प्रशासन को हर दिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए और गश्ती बढ़ानी चाहिए। आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में अब सब्जी दुकान और ठेले खोमचे की दुकानों को बंद करने के साथ साथ रैली और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अब मोरहाबादी मैदान में लाठी डंडे और तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियार को लेकर गुजरने पर भी रोक रहेगी। मोरहाबादी मैदान में घटना स्थल पर ही लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को गैंगवार की घटना के बाद धारा 144 लगा दी गई है और धारा 144 के तहत अब रांची के मोरहाबादी मैदान में तमाम चीजों पर प्रतिबंध लग चुका है। हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि जिस जगह पर गोलीबारी की घटना हुई थी, हम उसी जगह पर खड़े हैं। खून के छींटे अभी भी आप देख सकते हैं और ये बता रहे हैं कि राजधानी के मोरहाबादी मैदान में किस तरह की सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि शाम होने के बाद ये अपराधियों का अड्डा बन जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से मोरहाबादी मैदान में उस दिन घटना हुई थी, अब प्रशासन की सख्ती हुई है। सरकार ने, सीएम ने खुद कहा है कि अब चीज़ों को बहुत ही सख्ती के साथ देखा जाएगा। क्या कहेंगे आप? हम लोग तो मॉर्निंग वॉकर हैं, लगभग रोज घूमने के लिए आते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है मोरहाबादी मैदान में। शाम को गुंडा लोगों का यहाँ जमावाला लगा रहता है। प्रशासन को चाहिए कि जो अभी किए हैं वो हरदम के लिए हो। ये जो ठेला खोमचा है या यहाँ पर जो
लोग गुंडा लोगों का राज हो गया है, वो लोगों को समाप्त होना चाहिए। आप एक महिला हैं, अक्सर इस इलाके से गुजरती हैं, क्या महसूस करती हैं? हाँ, मैं यहाँ पर आके अनसेफ महसूस करती हूँ। सुबह देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी घोड़ा है और इतने खुमचा ठेला और ऐसे मतलब अनसेफ महसूस करती हूँ। और लेडीज लोग के लिए तो एकदम चाहिए ही यहाँ पर कि मतलब प्रशासन की मतलब बहुत टाइट गश्ती हो। हाँ, और लेडीज लोग की यहाँ पर चेन छिनाई ये वो, शाम में तो एकदम गुंडागिर्दी एकदम बहुत ही ज़्यादा रहती है, लड़कीबाजी चलती है, लड़काबाजी चलती है। तो ये सब, हाँ, ये सब हम लोग के लिए अनसेफ है। बिल्कुल, तमाम चीज़ों को बंद होना चाहिए। और जिस तरीके से अब 144 लगा दिया गया है, अब देख रहे हैं कि तमाम दुकानें भी बंद हैं यहाँ पर, तो ऐसे में क्या लगता है इससे कुछ संभव रोक लगेगा? सरकार को गरीबों की रोजी रोटी को ध्यान रखते हुए शाम को पुलिस की गश्त लगानी चाहिए। उनको भी कमाने खाने का जगह है, लेकिन सरकार का प्रयास सराहनीय है, लेकिन उनको पुलिस की गश्त वहाँ पे यहाँ बढ़ानी चाहिए और उनको भी कमाने खाने देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हजारों लोगों की रोजी रोटी इस जगह से जुड़ी हुई है, तो निसंदेह जो है, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जहां तक आपका प्रशासन की बात है, तो प्रशासन को चाहिए, देखिए ऐसी बात नहीं कि आज पहला बार यहाँ पे कोई ठेला खोमचा लगा है, ये पहली बार तो है नहीं, पहले से लगता आया है, लेकिन कभी कोई घटना हुई नहीं। अब चाहिए कि प्रशासन की सही जो है सिक्योरिटी यहाँ पे दे, ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं, सुबह जैसे एक रोड जो है जो मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बंद रहती है, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए खुली रहती है, उस पर आवागमन बंद रहता है, तो वहाँ पे आसानी से लोग चलते हैं। अब चाहिए कि जैसे जो चौक चौराहा है जहाँ पे लोग जहाँ से गाड़ियों की एंट्री होती है, तो वहाँ पर जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं कि बगल में ही, पास में ही, बिल्कुल जहाँ वारदात हुई थी उसके मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आवास है। यहीं पर वारदात हुई थी। और उसके बाद देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो मोरहाबादी मैदान के किनारे लगी हैं, तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि चूंकि कई लोगों की रोजी रोटी इस मैदान से जुड़ी हुई है, इसे बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि आप यहाँ पर गश्ती व्यवस्था को ज़्यादा तेज करें, सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल करें। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को जो सख्ती है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हफ्तों भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए सुनिश्चित करना होगा। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास के पास हुए गैंगवार के बाद प्रशासन के साथ साथ नगर निगम भी एक्शन में है। रांची जिला प्रशासन की ओर से पूरे मोरहाबादी मैदान से सभी ठेले और दूसरे तरह की दुकानों को हटा लेने का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने इसके लिए महज 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदार खुद अपनी दुकानें नहीं हटाएंगे तो उन पर पुलिस और नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। यही नहीं, उनके सभी सामानों को भी जब्त कर लिया जाएगा। रांची जिला प्रशासन ने 28 जनवरी से मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लगाने का भी ऐलान किया है। शाम 6 बजे के बाद मोरहाबादी मैदान में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं घूम पाएंगे। तो रांची के मोरहाबादी में फुटपाती दुकानदारों पर एक्शन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रांची के मोरहाबादी में गैंगवार होता है और सरकार के स्तर पर बैठक के बाद यह निर्देश जारी हो जाता है कि वहां शाम ढलते ही धारा 144 लगा दिया जाए और वहां से सैकड़ों दुकानों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध है कि मोरहाबादी रांची जो है वो हृदय स्थली है, वहां की विधि व्यवस्था को सुधारना चाहिए, पुलिस की बंदोबस्ती बढ़ानी चाहिए, सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन इन दुकानों को हटाने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कल मोरहाबादी में गैंग वॉर होता है और आज सरकार के स्तर पे ये निर्देश होता है कि मोरहाबादी में जो सैकड़ों दुकानें लग रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हम मानते हैं ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको उस क्षेत्र की विधि व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए उस क्षेत्र में, और आपको बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, रांची का हार्ट है, दिल है मोरहाबादी का जो मैदान है, वहां अगर आप 144 लगा देंगे, दुकानदारों को हटा देंगे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है सैकड़ों जो दुकानदार हैं जो वहां रोजगार जिनको मिलता है वो बेरोजगार हो जाएंगे।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची आएंगे। झारखंड कांग्रेस लड़ो और आगे बढ़ो की रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आने वाली है। राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर झारखंड लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस ओर इशारा किया है। बता दें कि आज से कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पुराने कांग्रेस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। दिल्ली से लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि राजनीति के केंद्र बिंदु में संगठन, सरकार और संघर्ष होना चाहिए। कांग्रेस इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। पूरा सहयोग मिलेगा, सहयोग करने के लिए कहीं कोई कमी नहीं होगी। हम उनके साथ आदरणीय उमंग सिंघार जी भी आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो एक संगठन के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे। उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो आला कमान का निर्देश होगा, उसका अक्षरशः पालन होगा। देखिए, हम लोग कल तो पहले जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। जिला अध्यक्ष जो सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए, सब लोग वहां स्वागत भी होगा और एक बैठक भी होगी जिसको वो एड्रेस करेंगे। चुनौती झारखंड में हमारे अध्यक्ष जी भी आपके सामने हैं। संगठन को कैसे संघर्ष और सत्ता, ये तीनों का समावेश कैसे बनाया जाए, ये चुनौती है, क्योंकि यहां नुकसान बहुत हो चुका है। ये तीनों का समन्वय हमारे जैसे लोग अपेक्षा करते हैं कि संगठन भी हो, सरकार भी हो और आम आदमी के सवाल पे संघर्ष भी हो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सुखदेव भगत की वापसी को लेकर राजनीतिक चर्चा जोरों पर है, लेकिन झारखंड कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ भी कहने से बच रहा है। खुद सुखदेव भगत कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की है। बता दें कि सुखदेव भगत कांग्रेस में वापसी के प्रयास कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर गोड्डा से है। गोड्डा के गोरसंडा में हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक तेज रफ्तार बाइक सवार अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि हादसे में बाइक सवार को हल्की चोट आई और वो बाल बाल बच गया। कोरोना काल में कांके में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले की तुलना में मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। कई मरीज डिप्रेशन के शिकार हैं। आखिर क्यों हो रही है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, बता रहे हैं डॉक्टर संजय मुंडा। उनसे बात की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। झारखंड रांची के सीआईपी में मौजूद है, जहां देखा जा सकता है ऑन रिकॉर्ड कि लगातार जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स है उसके ग्राफ में काफी इजाफा हुआ है। और इस बारे में हमें और जानकारी देंगे यहाँ के नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर मुंडा। सर, क्या बोलेंगे? पेशेंट्स में काफी इजाफा हुआ है और नए पेशेंट जो कभी जिनको कई परेशानी नहीं हुई है उस रिकॉर्ड में काफी इजाफा हुआ है। जी हाँ, हम लोग देखते हैं जब कोविड के बाद से ही जो अलग अलग चरण कोविड के आए हैं, उसके बाद से पुराने मरीजों के साथ साथ कुछ ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है जिनमें खासकर एंजाइटी कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए और इवन नशा संबंधित बीमारियां, नींद से संबंधित बीमारियां, ये सब का समस्या काफ़ी बढ़ा है। ये तो हम लोग देख रहे हैं अपने डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इतना ज्यादा ग्रोथ की वजह क्या बोल सकते हैं? कोरोना तो है ही, लेकिन और क्या है हो गया फैक्ट कि यूथ जो है ज्यादा यंग लोग दिख रहे हैं जो कतार में खड़े हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना हम सभी जानते हैं कि किस तरह से कोरोना ने हमारे पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं जो पड़ता है, किस तरह से ये संबंधों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। एक व्यक्ति का जो उसका अपना एक साइकोलॉजिकल मेकअप है वो किस तरह से बदला है इस दौरान और किस तरह से लोगों के अंदर में नींद से जुड़ी हुई समस्या ये सब किस तरह से आई है। तो चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन
ये सब काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। खासकर डिप्रेशन जब हम बोले छात्रों में हम लोग देखते हैं, वैसे छात्र जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश में जिनको निकलना चाहिए था, अचानक वो अपने आप को पाते हैं कि आगे बिल्कुल वैक्यूम है, शून्य है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी तरह से वैसे लोग जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं, इकोनॉमिक जिस तरह से क्राइसिस उनके जीवन में चल रहा है, उनकी समस्याएं अलग है। परिवार में एक तरह से जिस तरह से संवादहीनता पहले रही थी, अब लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, तो उसकी समस्या अलग है। तो ये सब समस्याएं बढ़ी रही हैं। हाँ, तकलीफ और समस्या तो नो डाउट हम सब मानते हैं कि कोरोना और कोरोना के बाद बढ़ी और भी बढ़ेगी, लेकिन आप लोग किस तरीके से यूथ और ऐसे यंग जनरेशन जो आपके पास आ रहे हैं लगातार उसको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी रेजिस्ट कर रहे हैं वो लोग ट्रीटमेंट से, तो आप किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रक्रिया क्या है? देखिए, जैसे ही जब हमारे यहाँ कोई मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो अगर समस्याएं अगर हल्की हैं तो दवाओं की शुरुआती दौर पे आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआती काउंसलिंग या हम लोग साइको एजुकेशन या साइकोलॉजिकल तरीके से उनकी समस्याओं को समझते हुए एक समाधान उनको दिखाया जाता है। ये तो हल्के फुल्के जिनके पास समस्या होती है उनके लिए होता है। इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जो एक तरह से लोगों के मन में जो चिंता है, परेशानी है, उसको किस तरह से वो कम कर सकते हैं, तनाव को कम करने के तरीके बताए जाते हैं, कोपिंग स्किल्स सिखाया जाता है, सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह की चीज़ें उसके साथ की जाती है। लेकिन जब समस्या थोड़ी गंभीर होती है, बढ़ी हुई अवस्था होती है, तो वहाँ पर दवाओं की ज़रूरत पड़ती है शुरुआती दौर पे। और दवाएं ऐसी नहीं होती है जिनकी उनको आदत लगने वाली होती है। अधिकतर दवाएं डिप्रेशन की अभी बहुत कारगर दवा उपलब्ध है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों में हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग दवाओं का सहारा भी लेते हैं और इलाज को उस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। स्टैट्स की बात करें तो किस तरीके का ग्राफ ऊपर गया है पिछले 2 साल में, कैसे कितना पेशेंट्स में इजाफा हुआ है? देखिए, कोविड से पहले हमारे ओपीडी में कम से कम लगभग 1,00,000 के करीब रजिस्ट्रेशन होते थे मरीजों के। सेकेंड वेव के दौरान और लॉकडाउन के समय में संख्या थोड़ी घटी थी, लेकिन अभी जैसे सेकेंड वेव से हम लोग उभरे हैं, ये देखा जा रहा है फिर से मरीजों की संख्या में काफी इजाफा। और इसमें जैसे आप कह रही थी, नए मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। नए मरीजों की संख्या जब बढ़ी है तो उनमें वही समस्याएं, एंजाइटी कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए, नशा से संबंधित समस्याएं, ये सब काफी ज्यादा बढ़ा है। और अभी इस साल 2021 में तकरीबन 80,000 के करीब नए मरीज हम लोगों ने सीआईपी में, ओपीडी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये जानकारी थी यहाँ के रिहैब के इंचार्ज की तरफ से कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स आ रहे, खासकर यूथ का एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। पेशेंट्स एडिक्शन हो रहा है किसी नशा से तभी यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर मानसिक तौर पर डिप्रेस्ड है, एंजाइटी के शिकार हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यूथ काफी रेजिस्ट करते हैं, तो उनको शुरुआती तौर पर काउंसलिंग दी जाती है, और काउंसलिंग से भी बात नहीं बनती है तो मेडिसिन शुरू किए जाते हैं और लास्ट में इनको रिहैब बुलाया जाता है और यहाँ पर रख कर मॉनिटरिंग कर ट्रीट किया जाता है। और ये इनकी तरफ से एक मैसेज है कि लोग यहाँ पर पेशेंट्स को, अगर जो यूथ है उनके पेरेंट्स अगर मॉनिटरिंग बरकरार रखे और सुपरवाइजरी अपनी रोल अच्छी से निभाए और ध्यान दे, तो बहुत हद तक काउंसलिंग घर पर भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से अप्रोच करें, ना कि मेंटल डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार को घर पर ट्रीट किया जाए। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।